तो हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो आज से हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। 2017 से हम स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हो आप, 2017 है। अगर आपने पिछले करंट के वीडियोस नहीं देखे तो ये आई लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही है यूपीएससी का। तो हम पूरा डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि इसका आंसर कैसे निकालना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं कैंडिडेट्स जब यूपीएससी का पेपर सॉल्व करते वक्त। तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जनरली कैसा होता है कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि पहले पीछे से स्टार्ट करो, या फिर आगे से, या फिर बीच में से कुछ भी पेजेस निकाल के उससे स्टार्ट करो। आपको जो फिजिबल लगता है वो करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि ये इधर से स्टार्ट करना चाहिए या फिर इधर से। अगर आपको पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस, अगर पहले 10 क्वेश्चंस काफी टफ लग रहे, इसमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा, तो आपका मोरल डाउन हो सकता है। कि इसकी वजह से आप उल्टा भी जा सकते हो, फिर 100 से लेके उल्टा आ सकते हो। कैसा भी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। बस आपका ये मकसद होना चाहिए कि मैक्सिमम सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस। और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अगर पहले ही डरोगे तो जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं आएंगे फिर। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब पार्लियामेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा रहेगा तो ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि प्राइवेट मेंबर किसे कहा जाता है। तो पहला तो गलत ही है। अगर आप श्योर शॉट हो तो ही करना ये मार्क, नहीं तो ये मैथ्स जैसे क्वेश्चन रहते। मतलब मैथ्स मतलब कैसा कि आपको अगर आता रहेगा तो आपको पता ही रहेगा ये आंसर, ये इसका यही है। तो ये तो गलत है, पहला तो गलत हो गया। अभी ये भी देखिएगा, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट पूछा है। इजर आर। तो ये तो करेक्ट तो नहीं है। और ये भी नहीं, ए और सी तो गए। अभी बी और डी में देखते। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी ये देखिए, फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। अभी देखिए, प्राइवेट मेंबर का बिल पहली बार पास होना, ऐसा कुछ रूल तो नहीं था पहले। मतलब पहली बार हिस्ट्री में पास हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी इतने साल हो गए अपने इंडिपेंडेंस को। तो उसमें से एक बार तो हुआ ही रहेगा। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव ही जा रहा, तो आंसर हो गया डी। तो ये मार्क कर लीजिएगा। अभी देखिए, ओएमआर शीट मिलती है आपने। तो उसमें सर्कल्स रहते, बबल्स रहते। तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और फिर उसके हिसाब से मार्क करना, ए बी सी डी जो भी रहेगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, समझो 1 का अभी आंसर क्या है, डी। तो 1 का फटक से डी बबल भर के आगे जाना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है लास्ट लास्ट मिनट में आपके पास टाइम कम रहता है, और ऊपर नीचे अगर बबल हो गए तो पूरी सीरीज गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसकी वजह से आपको जैसा, मेरा मेरा तो ऐसा पर्सनल व्यू है कि जैसे आपका क्वेश्चन हो गया, आपको पता है कि ये श्योर शॉट है। और कभी भी जनरली क्वेश्चन पेपर को ना, अभी इसके पहले तो अगर आपने पिछला वीडियो ने देखा रहेगा कि क्या क्या गलतियां, कैसा सॉल्व करना चाहिए यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ईजर आर करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन पर काफी डिबेट हो रहा था कि, देखेंगे हम आगे। Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using of them. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा रहेगा आर एस शर्मा, तो आपको पता है कि जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे उन्होंने जनरली हेलमेट वगैरह यूज किया था, और इंडस वैली में ज्यादातर कुछ एविडेंस ऐसे कुछ पाए नहीं गए थे, जो भी इसके वेपन्स वगैरह है। तो और तो पहला स्टेटमेंट काफी हद तक सही तो लग रहा है। फिर बाद में ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, वेरस इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। तो सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि ऋग्वेदिक आर्यंस तो है, गोल्ड सिल्वर ठीक है, कॉपर भी था। पर इंडस वैली में सिर्फ कॉपर और आयरन नहीं था। कॉपर एक्चुअली ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं इसे। तो टिन भी था इसमें। और सिर्फ ओनली लिखा है, मतलब सिर्फ ये दो ही पता है। तो सेकंड तो स्टेटमेंट गलत है, ये हमें पता है, तो ये दो तो गए। अभी ये दोनों में थोड़ा डिफिकल्टी आने वाली है। तो पहला तो क्या है, पहला तो सही है देखिए। ये- इसमें तो पहले स्टेटमेंट को देखने की भी जरूरत नहीं थी कि आपको पता है या नहीं, तो आंसर तो ये तो सही हो गया। ए और सी में देखते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्यंस had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. अभी देखिए, इसमें तो जनरली लिखा गया था कि
एनसीईआरटी में तो है कि आर एस शर्मा के इसमें, कि इसमें हॉर्स का कोई एविडेंस तो नहीं है। पर जैसे जैसे ऊपर के जब सिविलाइजेशन आते हैं, मतलब जब ये एंड हो रहा था, तब थोड़े से रिमेन्स पाए गए थे, पर वो भी काफी डाउटफुल था, क्योंकि ये थोड़े जो बड़े जो टेक्स्ट बुक्स रहते हैं, मतलब जैसे रोमिला थापर या उसमें उसमें ये एविडेंस बोला गया है, पर इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये आंसर सही बोल रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो आंसर हो गया C 1 and 3। इस पर जनरली बहुत लोगों ने इस पर क्वेश्चन भी उठाया था कि ये कैसे सही हो सकता है, पर अभी जो यूपीएससी जो आंसर की देती है तो वो ही सही माना जाएगा। तो आंसर हो गया C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन विद रेफरेंस टू। अभी ये पूरा करंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी देखिए, आपको ये पता नहीं रहेगा, समझो दो इसमें क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप 50-50 मार्क कर सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो इस पर टिक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कैसा होता है, जब आप सेकंड या थर्ड रीडिंग में आते हैं तो आप फिर से ये क्वेश्चन पढ़ते मत बैठेगा, क्योंकि आपने ये सॉल्व किया है। अगर आपने सॉल्व किया तो इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। और अभी के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो काफी डिफिकल्टी बढ़ गई है उनकी, और इसमें टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन रीड करने में, फिर उसके ऑप्शंस रीड करने में और उसमें एलिमिनेशन करते बैठोगे तो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट जाता है आपको। अगर आप 1 से 2 मिनट इसको ही दे दोगे तो 200 मिनट लग जाएगी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। रहता है 120 मिनट का, तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको फटक से, आपकी रीडिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए इसमें, इसके मामले में तो। क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड होते हैं सिर्फ प्रीलिम्स में ही। और सबसे टफेस्ट माना जाता है प्रीलिम्स ही। बाकी मेंस तो आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ तो, पर प्रीलिम्स में ऐसा कुछ ना कुछ लिख के नहीं आ सकते ना, क्योंकि जो आंसर दिया है उसमें से आपको चूज करना रहता है। तो ठीक है, ये पूरा करंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगर पता रहेगा तो ही मार्क करिएगा, मतलब अगर पता नहीं है तो फिर मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम कहाँ कहाँ मेंशन था समटाइम न्यूज। इसमें इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर पता रहेगा तो ये आंसर हो गया 3 का ए। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स, ये आंसर इसका ये था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अभी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में तो दोनों का लिंक बनाने वाला एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो ये देखिए, टाइगर रिजर्व है। आपने अगर अच्छे से मैप इसमें देखिए, अभी ये जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है, आपको पता मेजरली जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए मैप के साथ साथ। मतलब आपको अगर सत्यमंगलम पूछा तो ये यहाँ पर है, मतलब ये स्टेट में यहाँ पर है। फिर नल्ला मल्ला, फिर नागरहोल तो आपको पता रहना चाहिए कि कर्नाटका में। अभी कर्नाटका थोड़ा ऊपर जाता है, और ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स नीचे मिलते हैं। तो नल्ला मल्ला तो, ये सॉरी, नागरहोल तो नहीं है। शेषलम बायोस्फीयर रिजर्व, शेषलम पता रहेगा आपको, जो पुष्पराज पता है ना आपको, पुष्पा, शेषलम हिल्स में ही था, जो कि लाल चंदन था वो। तो ये भी आंध्रा के आसपास आता है, तो शेषालम बायोस्फीयर रिजर्व भी नहीं आता। तो नागरहोला और बायो नेशनल पार्क देखिए अभी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का लिंक कब होगा, ये ईस्टर्न घाट से और ये वेस्टर्न घाट से, तो ये नीचे किधर तो होगा ना, मतलब ये अपना तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के बॉर्डर के अराउंड ही रहेगा किधर तो ये एकदम आंध्रा में आ रहा डायरेक्ट शेषालम बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए। तो ये दो तो उड़ गए। अभी नल्लामला आपको पता रहेगा तभी मार्क कीजिएगा, या फिर सत्यमंगलम का टाइगर रिजर्व। अभी दोनों में 50-50 का क्वेश्चन आ रहा है। अभी पहले ही राउंड में आप 50-50 मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि अपना जो ब्रेन रहता है प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो रहता है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, तब आपका जो प्रोसेसिंग रहता है ब्रेन का वो फास्ट होने लगता है, और आपका जो भी नॉलेज पहले क्या रहता है आपने रिवीजन के दौरान, तो वो आपको दिखाई पड़ता है फिर। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा 50-50 में है, तो आप ये ऐसे 50-50 मार्क करके छोड़ दीजिएगा। और जब सेकंड रीडिंग आएगी तब 50-50 क्वेश्चन मार्क करना, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आंसर क्या है इसका, दोनों में से 4 का है ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। अभी देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, मतलब अगर इक्वालिटी रहेगी सोसाइटी में तो क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, किसका एब्सेंस होना जरूरी है। तो प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन या आइडियोलॉजी। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आप किसी को प्रिविलेज दे के तो इक्वालिटी नहीं ले सकते ना, किसी को ज्यादा भाव दे दिया आपने, जो फॉर एग्जाम्पल एक मिनिस्टर है और एक कॉमन मैन है, अगर दोनों ने सेम क्राइम किया तो उसको अलग सजा देंगे और इसको अलग सजा देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, प्रिविलेज तो नहीं दे सकते ना इसी आदमी को। तो आंसर क्या हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस ही आपको इक्वालिटी मिल जाएगी। तो आंसर हो गया 5 का ए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ fauna एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। मतलब ये ट्रैफिक के रिगार्डिंग है। ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखेंगे हम उसके बारे में भी। आपको जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखता है ना, तो उसके आजू बाजू की इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो इसके आसपास ही घूमते हैं। तो फिर ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विद मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अभी देखिए, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे रहेंगे कि आपको कुछ आइडिया नहीं रहता है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कभी आपने सुना भी नहीं रहेगा, फिर भी आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि कैसा रहता है, ये जो इतना फुल फॉर्म दिया है इन्होंने, तो इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग रहता है, इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके बेसिस पर ही। तो ये थोड़ा टेक्निकल जाता है, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाता है कि ये अंडर यूएनईपी है या नहीं। अगर ये काफी चर्चे में था उस साल, तो ये आपको न्यूज में तो आया ही रहेगा, और आपने इसके बारे में पढ़ा ही रहेगा। तो ये आपको पता है कि जो ट्रैफिक है वो यूएनईपी के अंडर नहीं आता। तो पहला तो गलत हुआ। अभी एक पॉलिटी का क्वेश्चन दिख रहा है, डीपीएसपी दिख रहा है यहाँ पर। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इवन सिटीजनशिप भी अभी काफी चर्चे में है, तो सिटीजनशिप भी आप पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चे में चल रहा था। तो इसमें क्या पूछा है कि 42nd अमेंडमेंट से द्वारा कौन सा प्रिंसिपल ऐड हुआ है डीपीएसपी में। तो ये चार दिए थे, अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा रहेगा तो चार ही थे उसमें से, चार या पांच थे आई गेस। तो उसमें से कौन सा रहेगा, पॉज कीजिएगा और कुछ कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। अभी ये काफी ट्रिकी हो जाता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। अगर आपने ठीक से किया रहेगा तभी आपको ये आएगा, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा तो इसका आंसर क्या है, राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक, ये तो नहीं था। सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस वर्क टू वर्कर्स, ये भी नहीं था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये दोनों में मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें दोनों में, क्योंकि मैंने पढ़ा था, ये दोनों में से तो एक है। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि ये दोनों, आपको श्योर है कि ये दोनों में है, तो आप 50-50 मार्क करके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर ही टाइम वेस्ट करोगे तो इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। और आंसर हो गया बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी इसमें से कौन सा सही है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, ये तो उल्टा बोला इन्होंने, कि राइट्स जो है वो क्लेम से स्टेट के नहीं, सिटीजन्स के अगेंस्ट स्टेट रहता है। तो पहला तो गलत है। अभी देखिए, राइट्स एक एनसीईआरटी है पॉलिटी की, नहीं एनसीईआरटी छोड़ो, और आपको ये पता रहना चाहिए कि राइट्स किसके रिगार्डिंग है, स्टेट्स के रिगार्डिंग रिगार्डिंग रहते हैं या अगेंस्ट सिटीजन्स के रिगार्डिंग रहते हैं। तो सिटीजन्स को क्लेम मिलना चाहिए उनके राइट्स का, तो उसके रिगार्डिंग ही रहता है ये। तो पहला तो गलत हो गया। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। प्रिविलेज तो ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा होल्ड पे रखते हैं हम, इसका थोड़ा हम बाद में देखेंगे। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, ये थोड़ा अभी ये देखिए, इसको ही घुमाया दिया है उन्होंने कुछ, ये तो सही होने के चांसेस ज्यादा है इसके। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मैनी, ये कैसा राइट हुआ, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया डायरेक्ट, कि किसी के राइट्स को प्रिविलेजेस ज्यादा दिया जाएगा। और हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर प्रिविलेज का एब्सेंस रहेगा तभी इक्वालिटी होगी। और हम, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम ऐसे राइट्स थोड़ी रखेंगे कि थोड़े प्रिविलेज थोड़े से सिटीजन को मिलेगा और बाकी के अगेंस्ट, दूसरे के अगेंस्ट हम प्रोडोमिनेट करने की, ये तो गलत हो गया। ये सही के ज्यादा चांसेस है, और ये दोनों में हमारा थोड़ा चांसेस ज्यादा है कि सही होने के। पहला तो गलत है और डी भी गलत है। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, स्टेट में नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। वैसे ये भी सही है, प्रिविलेजेस थोड़ा टर्म थोड़ा ये होता है, डाइसी होता है, कि प्रिविलेज नहीं है वो, ये राइट है। तो प्रिविलेज थोड़ा आप ऊपर का दर्जा दर्जा दे रहे हो, और ये स्टेटमेंट में ज्यादा ऐसा कुछ डाउटफुल नहीं लग रहा। राइट्स जो है वो क्लेम करते हैं सिटीजन्स को, जो कि अगेंस्ट जाता है स्टेट के। अगर स्टेट उन्हें सप्रेस करने लग गया उनके पावर से, तो राइट्स जो है उनका सिटीजन्स को पूरी तरह हक दिलाने की कोशिश करते हैं। तो आंसर तो हो गया सी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जो रहता है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है राइट्स के रिगार्डिंग। अब आपको राइट्स पता रहेगा तभी आपको ये मार्क करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे। अभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, आपके अंडरस्टैंडिंग का खेल रहता है पूरा। और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो रहते हैं इसमें पूरे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे किया करना चाहिए। तो ठीक है, आंसर क्या हो गया, एट का सी। अभी नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जी जी आई, जी 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 आई, टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है? तो क्या है आंसर इसका? ये भी काफी करंट बेस्ड है, और ये वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको आपको अगर पता रहेगा तो भी मार्क कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ थोड़ा तुक्केबाजी में मारने को जाओगे तो इसके चांसेस रहते हैं ज्यादा गलत होने के। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आपको रिस्क नहीं उठाना चाहिए, अगर आता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। पर इसका आंसर क्या होगा? नाइन का है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WHO, जो मेन मेन ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उनके जो इंडेक्स रहते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये जो दिए है उन्होंने, तो इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा आपको रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन? ठीक है, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटीज इन अ डिकेड। अभी 10 सालों में स्मार्ट सिटीज बनाएंगे हम, हर कंट्री के। तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। तो पहला तो थोड़ा गलत ही है, तो पहला तो गलत है। तो 2 3 2 3, ठीक है, BCD में देखेंगे हम। इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय कंट्री। नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो ये तो सही होने के चांसेस ज्यादा है। B और D में क्वेश्चन रहेगा अभी। अरे करेक्ट है कि नहीं वो भी देखिएगा, क्योंकि काफी बार मेरा भी ऐसा हुआ है, जल्दबाजी में थोड़ा ये इनकरेक्ट करेक्ट भूल जाता था। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैं ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका माइंडसेट क्या रहता है। आपका जनरली माइंडसेट ये रहता है कि हम फटक से, ये क्वेश्चन सही है या गलत है, हम फटक से मार्क करके आगे बढ़े। पर इसी में ज्यादा गलतियां होती है, तो इसकी वजह से मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माइंडसेट क्या रहना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा तो सही है, B और D में। इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। अभी देखिए टाइमलाइन भी दिया है, डिकेड में हमें खत्म करना है। और सब जो अभी देखिए काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। अभी 10 सालों में हम 2027 तक हमें कंप्लीटली डिजिटल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, पर इतना नहीं कि पूरा सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो रहेंगे वो सब डिजिटल हो जाए। तो ये 3 तो गलत हो गया। अगर आपने 3 भी सिर्फ पढ़ा रहता तो 3 गलत हो गया, आंसर हो गया B। देखिए मेजोरिटी जो क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे ही सॉल्व करने रहते हैं। अभी आपको पता रहेगा, आपने अगर स्टार्टिंग में पढ़ा रहता है हाँ स्मार्ट इंडिया है, कि मैंने पढ़ा नहीं, छोड़ो स्किप करो आगे जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप रीड करते हो तो पूरा क्वेश्चन रीड कर दीजिएगा, और फिर आपको डिसीजन लीजिएगा कि आपको आता है या नहीं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको दिखने में तो काफी डिफिकल्ट जाते हैं, पर ये जब आप ऑप्शंस पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि कुछ कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रहते हो, काफी लॉजिकल रहते हैं। तो वो आपको एलिमिनेट किया तो आपको सीधा आंसर आ जाता है। तो ये डर का खेल है पूरा, डर के आगे 2 मार्क्स है। ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं हम 11th क्वेश्चन।